अस्सलामुअलैकुम वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खावर। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। क्रिकेट के दीवानों के लिए खुशखबरी है कि पाकिस्तान सुपर लीग PSL अपने 10वें शानदार एडिशन के साथ एक बार फिर से धूम मचाने को तैयार है और आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में एक रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के बाद इवेंट का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। पहला ही मैच होगा गुज़श्ता सीज़न की फातेह इस्लामाबाद यूनाइटेड और जानदार लाहौर कलंदर्स के दरमियान, यानी कि हम सबको ही एक शानदार मुकाबले की पूरी गारंटी है। और ये जो एडिशन है ये 6 टीमों के दरमियान खेला जाएगा, 34 मैचों पर मुश्तमिल होगा जो कि 18 मई तक जारी रहेगा। लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम 13 मैचेस की मेज़बानी करने जा रहा है, जिनमें दोनों एलिमिनेटर्स और फाइनल जैसे बड़े मैचेस भी शामिल हैं। इसके साथ साथ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम 11 मैचेस का मरकज़ होगा, जहां 13 मई को पहला क्वालिफायर खेला जाएगा। कराची और मुल्तान के मैदान भी पीछे नहीं है, यहाँ पर भी 5-5 मैचेस होने जा रहे हैं और जो शायकीन हैं उनको अपने स्टार्स को एक्शन में देखने का भी पूरा मौका मिलेगा। इस टूर्नामेंट के दौरान 3 डबल हेडर्स भी शेड्यूल हैं 2 हफ्ते के दिनों में और एक ख़ास तौर पर यौम मज़दूर यानी कि 1 मई पर। कप्तानी के महाज पर भी हम बात करें तो काफ़ी जोश व खरोश बरकरार है। बाबर आजम हस्ब साबिक पेशावर ज़ल्मी की क़यादत करेंगे, शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड की, मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान की और शाहीन शाह आफरीदी लाहौर कलंदर्स की बागडोर संभालेंगे। इस बार एक नयापन भी है, जहां हम देख रहे हैं कि कराची किंग्स की क़यादत डेविड वार्नर के हाथों में होगी और कोयटा ग्लैडिएटर्स को साउथ शकील लीड करने जा रहे हैं। इस हवाले से ये भी याद रहे कि गुज़श्ता सीज़न 2024 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई थी और ट्रॉफ़ी अपने नाम की थी और अब सबकी नज़रें इसी पर हैं कि क्या वो अपनी बर्तरी बरकरार रख पाएंगे या फिर इस बार कोई नई टीम चैंपियन बनेगी। तो शायकीन हम देख रहे हैं कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से तैयार हैं, मैदान सजने जा रहा है, जोश बढ़ेगा, हर चौका छक्का बनेगा खुशियों की वजह। PSL 10 के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ क्रिकेट ही नहीं है बल्कि ये एक जश्न है और इसी मुनासबत से पाकिस्तान सुपर लीग में 10 शानदार साल मुकम्मल होने पर पेशावर ज़ल्मी ने अपने चाहने वालों के लिए एक यादगार तोहफ़ा भी पेश किया है। फ्रेंचाइज ने ज़ल्मी एक्स लेगेसी के नाम से एक खुसूसी शॉर्ट फिल्म भी जारी की है, जो न सिर्फ ज़ल्मी की कामयाब तारीख को खराज तहसीन पेश करती है बल्कि इसके साथ साथ उनका जो जज्बा है, उनका जो आज़्म है, उसको भी उजागर कर रही है। इस दिलकश फिल्म में आयमा बेग हमें दिखाई देंगी, मुस्तफ़ा जाहिद हैं और दीगर गुलकारों ने पश्तो, उर्दू और इसके साथ साथ अंग्रेज़ी में भी अपने फ़न का जादू बिखेरा है। वीडियो को मज़ीद ख़ास बनाया है इसमें बाबर आजम ने, साइम अयूब ने और पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा माहिरा खान की मौजूदगी ने, जिन्होंने अपनी मौजूदगी से इसे 4 चांद लगा दिए हैं। और पेशावर ज़ल्मी ने मकामी शायकीन के लिए रहीम शाह की आवाज़ में पश्तो में एक अलग एंथम भी जारी किया है, जो कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग 10 के लिए तैयार किया गया है। और ये भी वाज़ेह है कि पाकिस्तान सुपर लीग 10 का आगाज़ आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रहा है, जहां शानदार इफ्तिताही तकरीब होगी। इसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स की जो टीमें हैं वो आमने सामने होंगी। ये मैच आज रात को 8:30 बजे शुरू होगा। इफ्तिताही तकरीब में आबदा परवीन होंगी और अली ज़फ़र समेत दीगर फनकार भी परफॉर्म करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि इस सूरत हाल के हवाले से आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट रखें और अब देखना यह है कि इस बार पाकिस्तान सुपर लीग 10 की जो कामयाबी है वो कौन लेके जाता है, ट्रॉफ़ी कौन लेकर जाता है। पाकिस्तान सुपर लीग का रंगारंग मेला एक बार फिर से शुरू होने के लिए तैयार है और शायकीन क्रिकेट बेताबी से अपने पसंदीदा स्टार्स को एक्शन में देखने के लिए मुंतज़िर हैं, क्योंकि एक लंबे अरसे से हुआ कि पाकिस्तानी टीम की जो फतूहात का सिलसिला है वो रुक चुका था और अब शायकीन ये वेट कर रहे हैं कि इन तमाम प्लेयर्स को देखें पाकिस्तान सुपर लीग में, जहां उम्मीद भी यही है और कोशिश भी ये होनी चाहिए कि हमारे जो स्टार प्लेयर्स हैं इनकी जो फॉर्म है वो वापस आए और आने वाले जितने भी टूर्नामेंट्स हो उसमें पाकिस्तानी टीम भी अच्छा परफॉर्म करे। PSL से हमने हमेशा देखा कि पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा टैलेंट हमेशा ही मिला है और इस बार भी उम्मीद यही की जा रही है कि पाकिस्तानी टीम में शमूलियत के लिए कुछ ऐसे नए फेसेस भी सामने आएंगे जो कि इस PSL 10 में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करेंगे और फिर जल्द ही हमें नेशनल टीम में भी दिखाई देंगे। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान सुपर लीग की और हमने देखा कि गैर मुल्की खिलाड़ी जो हैं वो भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स के स्क्वाड की बात की जाए तो शॉन एबर्ट हैं, काइल जेमिसन हैं, अकील हुसैन हैं और फिन एलन भी शामिल हो चुके हैं, जबकि रेले रोसो भी पहले ही टीम के साथ मौजूद थे। कुशाल मेंडिस की आमद भी इस हवाले से तय है। कराची किंग्स के लिए जो सबसे बड़ी खबर है वो ऑस्ट्रेलवी
स्टार डेविड वार्नर के हवाले से है जो कि टीम की क़यादत संभालने जा रहे हैं। लिटन दास हैं, टिम साइफर्ट हैं, तो ऐसे बहुत से चेहरे हैं, बैनुल-अक़वामी चेहरे हैं जिन्हें हम पाकिस्तान सुपर लीग में एक बार फिर से देखने जा रहे हैं। मुल्तान सुल्तान्स की बात करें तो उसमें डेविड विली हैं, क्रिस जॉर्डन है, जोश लिटल की खिदमत हासिल कर रही है ये टीम। और तो ये सब कुछ जो है ये पाकिस्तान सुपर लीग के वक़ार और इसकी जो बैनुल-अक़वामी मकबूलियत है ये इसका भी मज़र है, जहां दुनिया भर से खिलाड़ी पाकिस्तान आने के लिए पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। और इसी दौरान हमने देखा कि क्रिकेट की जो आलमी दुनिया है वहाँ पर भी काफ़ी हलचल हमें दिखाई दे रही है। पाकिस्तान सुपर लीग का ये 10वां एडिशन है जो कि आज से शुरू होने जा रहा है। इफ्तिताही तकरीब ज़बरदस्त तरीके से आज होगी रावलपिंडी स्टेडियम में, जिसके बाद मैच होने जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी पिछले साल भी और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने टूर्नामेंट खेला, बड़े ज़बरदस्त तरीके से ट्रॉफ़ी उन्होंने अपने नाम की है। और अब देखना यह है कि इस बार की ट्रॉफ़ी किसके नाम होती है। बड़ी ज़बरदस्त तैयारियों के साथ पूरी जो टीमें हैं वो इस वक्त मैदान में उतरती हुई दिखाई जा रही हैं। और इस वक्त हम आपको रहीम शाह की आवाज़ में पश्तो में जो अलग एंथम जारी किया गया है ख़ास तौर पर PSL 10 के लिए, वो आपको सुनवाते हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग में 10 शानदार साल मुकम्मल होने पर पेशावर ज़ल्मी की जानिब से अपने चाहने वालों के लिए एक यादगार तोहफ़ा पेश किया गया है, जो भी आपने अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा किया। फ्रेंचाइज की जानिब से ज़ल्मी एक्स लेगेसी के नाम से एक खुसूसी शॉर्ट फिल्म जारी की गई है, जो कि आपने भी मुलाहिज़ा किया, जो कि ना सिर्फ ज़ल्मी की कामयाब तारीख को खराज तहसीन पेश करी है बल्कि उनके जज्बे और अज़्म को भी उजागर करती है कि वो एक और सीज़न जीतने के लिए काफ़ी बेताब दिखाई दे रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। तो जैसा कि हम सब ने देखा कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है और जो टेम्परेचर हम देख रहे थे कि एकदम से बढ़ गया था, गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई थी, अब गर्मी का जोर भी आज के दिन टूट चुका है। और इस हवाले से हम आपको बताते चलें कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जो में कि सुबह लाहौर में मॉल रोड, गढ़ी चौक, मुगलपुरा, लक्ष्मी चौक, गवाल मंडी और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। इसके साथ साथ पंजाब के भी जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर भी काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। मेट्रोलॉजिस्ट हैं अंजुम नज़ीम ज़ैगम, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आप वेदर के हवाले से ज़रा हमें बताइएगा कि अभी आने वाले दिनों में मज़ीद कितनी बारिशें मुतवक्के हैं। देखें जी, जैसा कि पहले भी बताया गया था कि ये मगरिबी हवाओं का सिलसिला जो मुल्क को मुतासिर कर रहा है, आज मोस्टली इसका आखिरी दिन है और आज इसका ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो मुल्क के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स यानी कि लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला और इससे मुल्हिका इलाकों, जम्मू और कश्मीर के ऊपर है। आज रात गए या कल सुबह अलग सुबह तक ये सिलसिला जो है वो मुल्क से मूव कर जाएगा। आने वाले 2 रोज़ के दौरान जो है वो टेम्परेचर्स काफ़ी बेहतर रहेंगे। हम ये मैं आपको बताता चलूँ कि 14 तारीख से लेकर 19 तारीख तक मुल्क के अक्सर इलाकों में एक मरतबा फिर गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। तकरीबन हीट वेव लाइक सिचुएशन डेवलप होगी जिसमें आपके जो मिनिमम टेम्परेचर्स हैं वो भी राइज करेंगे। तो 14 से 19 तक एक गर्मी का फिर सिलसिला पाकिस्तान में आ रहा है और तवक्को है कि 18 तारीख से एक और मगरिबी हवाओं का हल्का सा सिलसिला जो है मुल्क के बाला इलाकों को मुतासर करेगा। ठीक है। और आज की सिचुएशन को अगर हम देखें तो आप ये कह रहे हैं कि आज लास्ट डे ही था, जो बारिश होनी थी वो सिर्फ आज के दिन ही है, इसी तरह से? जी बिल्कुल, आज ये आखिरी दिन है और इसमें कुछ इलाके बलूचिस्तान के, अपर KP के, कश्मीर, GB के जनूबी इलाके और जैसा मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट पंजाब और इससे मुल्का जम्मू कश्मीर में आज बारिश के इम्कानात रहेंगे। ठीक है। रंजम साहब, जो लोग नॉर्दर्न साइड पर ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए क्या एडवाइजरी है? देखें जी, बारिश का सिलसिला तो मौजूद है, ताहम इतनी सीवियर बारिश नहीं होगी। तो जो जाएंगे, जो नॉर्दर्न एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं वो इस हिसाब से अपने आप को जो है वो सेफ्टी प्रिकॉशंस लें। लैंडस्लाइडिंग कुछ इलाकों में हो सकती है। ठीक है। और इसके साथ साथ जो हीट वेव का सिलसिला है, आप ये कह रहे हैं कि हीट वेव जो है वो फिर से भी आ सकती है। ये बारिशें उस सिलसिले को कोई अच्छे तरीके से इफेक्ट नहीं कर सकी। देखें जी, ये बारिशें जो है अब ऑलमोस्ट हम गर्मी में दाखिल हो चुके हैं और हो रहे हैं शुमाली इलाकों में। तो ये बारिशों का इम्पैक्ट, अब जो भी आने वाली बारिशें हैं उनका इम्पैक्ट मैक्सिमम 2 से 3 रोज़ तक रहता है। उसके बाद फिर दोबारा से गर्मी अपनी शिद्दत दिखाएगी। ठीक है। और आज जो ये बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है ये कब तक जारी रहेगा?
आज के दिन तक? जी, उम्मीद है कि ये वक्फे से आज शाम तक रहेगी। ताहम लाहौर से तो ऑलमोस्ट अगले 2 से 4 घंटों में क्लियर हो जाएगी, लेकिन जो मुल्क के आपके सियालकोट और नारोवाल वगैरह के एरियाज़ हैं, इसमें ये सिलसिला शाम तक रह सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाजरीन, मौसम की सूरत हाल ये है कि जो बारिश का सिलसिला था, जो पैटर्न महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया था, आज वो लास्ट डे था बारिश के हवाले से। जो गर्मी है वो भी शदीद हो सकती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तानी फ़नून लतीफ़ा की दुनिया में एक रोशन नाम मोहम्मद अमजद अलवी का है, जिन्होंने ख़त्ताती कैलीग्राफी के शोबे में अपनी खुदादाद सलाहियतों और मुसलसल मेहनत से दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। मोहम्मद अमजद अलवी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, बैनुल-अक़वामी सतह पर वो अपनी महारत का लोहा मनवा चुके हैं। उन्होंने अमेरिका में मुनक्किदा बैनुल-अक़वामी कैलीग्राफी पेंटिंग मुकाबले में मुसलसल दूसरी बार पहली पोजीशन हासिल की, जबकि बरतानिया में इसी नौइयत के एक मुकाबले में दूसरी पोजीशन और मिस्र में होने वाले ख़त्ताती के मुकाबले में तारीफ़ी सनद हासिल की। उनके हज़ारों फ़न पारे दुनिया के कई मशहूर ममालिक जैसे अमरीका, बरतानिया, फ़्रांस, जर्मनी, मिस्र, मराकश, खलीजी ममालिक, भारत और पाकिस्तान में सरकारी निजी इमारात, मशहूर मसाजिद और शॉपिंग मॉल्स में आवेज़ा हैं, जो उनकी महारत और आलमी सतह पर उनके फ़न के एतराफ़ का सबूत है। तालीम और तरबियत के मैदान में भी मोहम्मद अमजद अलवी का किरदार इंतहाई नुमायाँ है। अब तक वो हज़ारों तलबा और तालिबात, जिनमें 90% से ज़ायद ख़वातीन और बच्चियाँ शामिल हैं, को अजीम फ़न में महारत दे चुके हैं। वो आज भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और हुकूमती इदारों में वर्कशॉप्स के ज़रिए इस फ़न को सदका जारिया के तौर पर दूसरों तक मुंतकिल कर रहे हैं। उन्होंने एक अपना कैलीग्राफी पेंटिंग कॉलेज भी कायम किया है, जहाँ मुतअद्दिद तालिबात इस अजीम रिवायत से रोशनास हो रही हैं। मोहम्मद अमजद अलवी, जो पाकिस्तान के खूबसूरत और मस्बत चेहरा हैं, दुनिया भर में उजागर कर रहे हैं, हकीकी मानों में कौम का फ़ख्र है। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आपका भी शुक्रिया। सबसे पहले तो हम आपको वेलकम कहेंगे, और आपने कैलीग्राफी के फ़न में ये दिलचस्पी कब और किस तरह से लेना शुरू की? ये मेरे बचपन से शौक़ था। दरअसल खूबसूरत लिखाई हमारा एक आबाओ अजदाद से चली आ रही है। इसको एक प्रोफेशन मैंने बनाया, और बहुत बचपन में, छोटी लड़कपन में ही मुझे इसका बहुत शौक़ था। फिर मैंने इसकी बाकायदा ट्रेनिंग भी ली, और वक़्त के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें बेहतर होता गया। तिफ़ले मकतब तो आज भी हूँ, लेकिन यह है कि बाल सफ़ेद हुए, तजर्बात कुछ ऐसे हासिल ज़रूर किए, लेकिन अभी भी वो मंजिल नहीं मिली जो इस फ़न का ख़ासा है। ठीक है, और इब्तदाई तालीम कहाँ से आपने हासिल की थी, और कैलीग्राफी का जो सफ़र एक बाज़ाब्ता तौर पर हुआ वो कब से आगाज़ हुआ? मैंने इब्तदाई तालीम मॉडल टाउन लाहौर से ही हासिल की थी। उसके बाद फिर मैंने इसको तालीम के दौरान ही मैंने बाकायदा असातिज़ा से इसकी तालीम हासिल की। उसके अलावा मैंने एक कॉलेज से भी इसकी जो है वो डिग्री ली। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से जिस तरह से आपने गोल्ड मेडल हासिल किया, इंटरनेशनली हम आपकी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी अचीवमेंट्स हैं। इस जर्नी में सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या रहा? मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था बच्चियों को सिखाना और पेरेंट्स और फैमिली को इस जानिब मरगूब करना कि किस तरह इस काम से वो अच्छा रोज़गार कमा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब सोशल मीडिया पे इसे शुरू किया तो मुझे बड़ी पजीराई मिली, ना सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी मुझे बहुत इसकी पजीराई मिली। और मैं पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे अफ्रीकी ममालिक भी हैं जहाँ पे ख़त्ताती इतनी राइज नहीं है, वहाँ पर भी मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। फ़िज़िकली भी मैं लोकली लाहौर में यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, इस्लामाबाद, पिंडी में भी मेरी वर्कशॉप्स हो चुकी हैं। ठीक है, तो बस ये चैलेंजेस यही हैं कि देखें, जब आप किसी कोई कॉज लेते हैं, मैं अभी आजकल जो काम कर रहा हूँ वो वुमेन एम्पावरमेंट पे है। पाकिस्तान में मेरी बच्चियाँ, मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें बहुत सारी ऐसी हैं जो कि कोशिश कर रही थी कि उन्हें वो यानी एक शेल्टर के तहत कुछ फाइनेंशियली वो ख़ुद को अर्न कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तालिबात में हमारी बहनें जो 77 ईयर्स की हैं, इसी तरह 73 ईयर की हैं, और बुज़ुर्ग मेरी उम्र से भी ज़्यादा के लोग जो हैं वो मेरे शौक़ रखते हैं। जी शौक़ रखते हैं, बल्कि बहुत अच्छे लेवल पे अपना काम सेल भी कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अमेरिका में जिस तरह से मुसलसल 2 बार आपने पहला इनाम जीता, वहाँ मुकाबले का जो मयार था वो कैसा था, उसकी जो प्रिपरेशन थी वो कैसी रही?
वो पहला मुकाबला था जो वहाँ की मकामी बल्कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक आर्ट सोसाइटी ह्यूस्टन में, उन्होंने ये मुनाकिद करवाया और पूरी दुनिया से जहाँ भी खत्ताती या फ़नून लतीफ़ा का शौक़ रखते हैं लोग, वहाँ से लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। पाकिस्तान से बहुत सारे बड़े नामों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। फॉर्चुनेटली कुर्रा कामयाबी का मेरे नाम निकला। और जहाँ तक जजमेंट की बात है, उनका जजमेंट का लेवल, चूँकि वो एक इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड तंजीम भी है और वो इसको फर्स्ट टाइम कर भी रहे थे, हर लिहाज से उन्होंने इसको बहुत मुस्बत और बेहतरीन अंदाज में किया। ठीक है। और यहाँ पर आप अब पाकिस्तान में किस तरह से देख रहे हैं कि उस तरह से रुझान नहीं रहा खताती की तरफ या कैलीग्राफी की तरफ? पहले होता था, स्कूल्स में भी हम देखते थे कि अलग से एक टीचर अपॉइंट किए जाते थे इसके लिए। लोगों का फोकस नहीं रहा या शौक़ ही नहीं है? एक्चुअली बहुत सी चीज़ें वक्त के साथ साथ बदल गई, जिनमें हम टेक्नोलॉजी में मूव होते रहे। जब टेक्नोलॉजी में मूव हुए तो फिर बहुत सी चीज़ें जो थी वो चली गई। इसी वजह से हमारा जो रुझान था हमारी यंग जनरेशन का या आने वाली नस्लों का, वो बहुत कम हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आप ग्रेजुअली देखें, ना सिर्फ पाकिस्तान, हमारे हमसाया ममालिक बांग्लादेश, भारत, मिडल ईस्ट, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, मराकश, मिस्र और युगांडा और इसके अलावा बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे लोग इसे तरजीही बुनियादों पे। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ, बहुत से ऐसे ममालिक थे जो रिवायती खत्ताती यानी कलम की खत्ताती से आशनास थे, रोशनास थे और वो उनकी पहचान थी। वो भी इससे अब अल्हम्दुलिल्लाह कैनवस पर जो है रंगों की दुनिया में आए हैं। और मैं बड़ा फॉर्चुनेट समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस चीज़ का मुझे सेहरा दिया और बैनुल-अक़वामी तौर पे मेरा नाम जो है अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी। बहुत सी जगहों पे मुझे इसमें बहुत सी तारीफ़ी असनाद सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, लोग बड़ी पजीराई करते हैं, तहाइफ बहुत आते हैं अराउंड द ग्लोब। तो अभी मैं रिसेंट जो है अपकमिंग डेज़ में US इनवाइटेड हूँ मैं एज ए विजिटिंग लेक्चरर इस्लामिक आर्ट सोसाइटी में ही, तो अभी इन प्रोसीजर है। तो हम जैसे इसमें आप क्या समझते हैं, गवर्नमेंट का सपोर्टिव होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव ले लिया जाए तो शायद फिर आप जैसे लोगों की भी सुनवाई हो जाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एज़ फार एज़ माइन कंसर्न मैंने तो एक इनिशिएटिव लिया और इसमें मैंने जो बच्चियाँ डिज़र्व करती थी उनको मैंने मटेरियलाइज़ भी किया। ना सिर्फ मुफ्त तालीम दी, इसकी आज भी मैं मुफ्त तालीम ऑनलाइन भी मुफ्त दे रहा हूँ और कॉलेज में भी दे रहा हूँ। जो मुझे फ़ी पे कर सकते हैं वो करते हैं। तो जहाँ तक हम हुकूमती सतह का ताल्लुक़ है उसमें बदनसीबी से वो पजीराई फ़नून लतीफ़ा को मिली नहीं, जिसमें हमारे फ़नून लतीफ़ा में और बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक म्यूज़िक है, म्यूज़िक को बहुत ऑब्लाइज किया जाता है। उसमें हमारा ये कल्चर, ये हेरिटेज, ये तो एक इस्लामिक विरसा है। इसमें हमें चाहिए था हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं कि वो इसमें अपना रोल अदा करते। अच्छा, अभी जैसे हज़ारों तलबा और तालिबात को खत्ताती आप सिखा रहे हैं, आज की नौजवान नस्ल में आपको क्या लग रहा है, क्या रुझान आपको नज़र आ रहा है? मैं नहीं मायूस इकबाल अपने कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। और मेरी बच्चियों ने, मेरी बेटियों ने पाकिस्तान में खास रूरल एरियाज़ में, बलूचिस्तान के ऐसे इलाके जहाँ पे कनेक्टिविटी का भी बहुत ज़्यादा और सामान की रसद कम थी, फिर हमारे पंजाब में रूरल एरियाज़ में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमारा जो है ये मैसेज गया, बच्चियाँ सीख रही हैं। और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, बलूचिस्तान से मेरी एक स्टूडेंट बेटी थी, मैं उन्हें यानी फ्री तालीम दे रहा था, तो उन्होंने मुझे एक दिन 5000 रुपये के नोट की पिक्चर भेजी और साथ अपनी पेंटिंग की पिक्चर भेजी। कहते सर आपकी काविशों से आज मेरी पहली पेंटिंग सेल हुई है। और ये वो यानी वो पिक्चर थी, ये 5000 जो है मैं आपके यानी ये पिक्चर जो है आपको भेज रही हूँ कि ये वो पहला 5000 है जो मैंने कमाया है और अपनी मेहनत से कमाया। वो मेरे लिए बहुत खुशकुन लम्हा था
कि अल्हम्दुलिल्लाह जो सफ़र में लेके चला था वो ख्वाब शर्मिंदा। बिल्कुल ऐसी है। वुमेन एम्पावरमेंट के वाले से जब हम बात करते हैं तो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, बहुत से तलबा और तालिबात को आप जिस तरह से सिखा रहे हैं, उसके बाद कैलीग्राफी कॉलेज में जिस तरह से आप तरबियत दे रहे हैं, वो मैं जानना चाहूँगा कि अब आपका विज़न क्या है अपने फ़न को सदका जारिया समझकर जिस तरह से आप सिखा रहे हैं लोगों को, ये जज्बा कहाँ से आया? देखें, जब आप अल्लाह के कलाम से जुड़ जाते हैं ना तो बहुत सी चीज़ें जो इंसान में होती नहीं है वो अल्लाह ताला पैदा कर देते हैं। तो मैं इस काम में जब आया ड्यूरिंग द कोविड, मैंने सोशल मीडिया ज्वाइन किया ना फॉर कैलीग्राफी एंड पेंटिंग, तो मुझे पजीराई मिली। फिर ग्रेजुअली मैं इसमें इसकी डेप्थ में चला जाता गया ना, तो लोग, बच्चियाँ और हालात देखे, आप यकीन करें मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि किस तरह के हालात में बच्चियों ने ये काम सीखा जो आज माशाल्लाह से कमा भी रहे हैं, अच्छा रोज़गार, बाइज़्ज़त रोज़गार, इंडोर है, हर लिहाज से सिक्योर भी है, और अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ। तारीख़ मुझे इंशाल्लाह याद रखेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब बैरून मुल्क आपके काम को बहुत ज़्यादा सराहा गया। जी। अगर कोई एक मौका आपको दिया जाए कि दुनिया के किसी मशहूर मकाम पर आपको अपनी कैलीग्राफी का शाहकार पेश करना है, तो वो कौन सा मकाम होगा? मेरे साथ कुछ मामला थे। मैं मक्का में बिल्कुल हरम के करीब, बिल्कुल मेरे से कोई 20 फुट के फासले पर था, और वहाँ मैं एहराम की हालत में था 23 में। ठीक है। तो मैं खत्ताती कर रहा था, तो सडन जो उनके सिक्योरिटी वाले हैं उन्होंने मुझे आके रोका और उन्होंने मुझसे कहा जी अपना पासपोर्ट दें। अच्छा, ये मेरी दुआ थी कि अल्लाह, मैंने आपके घर में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पे खत्ताती करनी है, आपकी तारीफ़ बयान करनी है। तो जब उन्होंने मुझे कहा ना अपना पासपोर्ट दें, उन्होंने पहले मेरा हाथ पकड़ा, फिर मुझे कहते पासपोर्ट दें। मैंने बताया, मैंने कहा मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। इंग्लिश भी वो कम समझते थे। खैर, उन्होंने मेरे बैग में देखा, कुछ नेम ऑफ अल्लाह थे, मार्कर से लिखे हुए, कलम से लिखे हुए। तो वो साथ ना अपनी वॉकी टॉकी पे थे, उनके साथ ना अपने ऑफिसर के साथ, वो देख के 5 मिनट मेरी सारी इन्वेस्टिगेशन करके तो मुझे कहते आप जाइए। इस दौरान मुझे नहीं मालूम कि दुनिया के किस किस खित्ते से लोगों ने मुझसे अल्लाह ताला के सफ़ाती इस्माए मुबारका लिखवाए और वो मुझसे तोहफ़तन हासिल किए। मैं ख़ुद को दुनिया का खुशनसीब इंसान समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हरम के करीब बैठ के मैंने सफ़ाती इस्माए मुबारका लिखे भी, उनका विर्द भी किया। ठीक है। अच्छा, नए जो आने वाले नौजवान हैं, नए आने वाले खत्तात हैं, जी, उनके लिए क्या आप मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? ये है कि इसमें आपको कोई ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। थोड़ी सी मेहनत है। अगर जो न्यू कमर्स हैं, जिनको शौक़ है इसमें ना, तो आज के जब हमारा दौर था ना, यकीन करें हमें साइकिलों पे जाना पड़ता था, वो बड़ा लंबा डिस्टेंस, और असातिज़ा ग्रामी के पास जाना और इस काम में ना इसकी तरबियत लेना। अब तो हर चीज़ आपके आज के फिंगर टिप पे है ना, आप जस्ट एक कोई भी क्लिक करें अराउंड द ग्लोब। और सबसे बड़ी बात ये है, आप बैनुल-अक़वामी मेयार के खत्तातीन का काम, असातिज़ा का काम देख सकते हैं। आज के दौर में सीखने के मौके हमारे हिसाब से शायद हज़ारों गुना ज़्यादा। बिल्कुल ऐसी है, यानी कि जो स्कोप है काम सीखने का वो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए इजी भी हो चुका है। जैसे पहले बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, अब आप किस तरह से देख रहे हैं, आइंदा किन ममालिक में अपने फ़न को मज़ीद मुतारिफ़ करवाने का इरादा रखते हैं, और आगे क्या विज़न है, क्या आगे की प्लानिंग क्या कर रहे हैं? विज़न ये है कि मैं पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया भी है, कर भी रहा हूं। अभी मैं जब इंशाल्लाह एक मेरा यूएस में इनवाइटेड हूं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट है और वहाँ मुझे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ने जो है वो कैश किया हुआ है। तो इंशाल्लाह बेबी मैं आपको अगस्त के मंथ में यूएस में ही। चलें जी, इंशाल्लाह हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ। और मैं चाहूँगा कि जाते जाते अगर आप हमारे व्यूवर्स के लिए और हमारे लिए कुछ भी हमें कैलीग्राफी या कुछ लिख के दिखा दें, खत्ताती का कोई नमूना।
मोहम्मद अमजद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी स्क्रीन पर आप इस वक्त बराह रास्त ये मनाजिर देख रहे हैं कि ख़त्ताती का खूबसूरत नमूना वो हमारे लिए बना रहे हैं, अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू का जो सिलसिला था वो अमजद साहब के साथ जारी रहा और रिक्वेस्ट हमने उनसे की है कि लाइव हमारे शो में वो एक नमूना हमें बना के ज़रूर दिखाएं और जो नए आने वाले नौजवान खत्तात हैं उनके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है कि आज के दौर में हम देखते हैं कि बहुत आसानी हम लोगों के लिए हो चुकी है। इंटरनेट के जो वसाइल हैं उससे आप पूरी दुनिया में किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, किसी का भी काम देख सकते हैं, तो बहुत सारी जो आसानियां हैं वो पैदा हो चुकी हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान में खत्ताती के फ़रोग के लिए मेरा ख्याल है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, उन्हें भी कोशिशें करनी चाहिए, निजी इदारों को कोशिशें करनी चाहिए। जो हमारा कल्चर है, जो हमारा हेरिटेज है, उसको अगर हमें प्रमोट करना है तो फिर इस तरह की चीज़ें करनी ज़रूरी है और इस तरह के जो आर्टिस्ट हैं उनकी सरपरस्ती करना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से अमजद साहब भी काम कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी तालिबात हैं जिनको वो सिखा रहे हैं, तो यकीनी तौर पर बड़ा ज़बरदस्त जज्बा है जिसके साथ अमजद साहब हमें काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन फ्यूचर जल्दी ही एक बार फिर से अमेरिका में हमें दिखाई देंगे और पहले भी वहाँ पर जा चुके हैं मुसलसल 2 बार। मैं नहीं गया, फर्स्ट टाइम जाऊँगा मैं, बहुत लेकिन अमेरिका में मुसलसल 2 बार पहला इनाम आप जीत चुके हैं। जी वो ये मैं तो वहाँ पर भी जो मुकाबला था वो भी बड़ा ज़बरदस्त रहा और ऑब्वियसली टफ़ कंपटीशन है, बाहर के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करना भी एक काम है। जी शुक्रिया। और अमजद साहब जो एक्सपीरियंस आपने बताया, जो हरम में एक्सपीरियंस हुआ, वो बड़ा ज़बरदस्त था आपका। जी, जब उन्होंने मुझे कहा कि जहाँ पे व्हील चेयर पे उम्रा वो किया जाता है ना, तवाफ, आप वहाँ पे चले जाएं। तो जब उन्होंने मुझे कहा कि पासपोर्ट दें तो मैं बिल्कुल कॉन्शियसलेस हो गया ऑलमोस्ट ना, मुझे समझ नहीं आ रही थी मेरे साथ क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ। आई वाज एक्सपेक्ट कि बस अब मैं कभी नहीं आऊँगा यहाँ, आ नहीं पाऊँगा, वो आई प्रिंट लेंगे और मेरे पे ना वो बैन हो जाएगा। ठीक है, ये अमजद साहब मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को इसको एक बार स्ट्रेट करके दिखा दीजिए। नहीं जी, बहुत खूबसूरत, ज़बरदस्त। मैं कैमरामैन से भी कहूँगा कि इस पर फोकस करके ज़रा ज़रूर ये दिखाएं और विद इन सेकेंड्स जिस तरह से उन्होंने लिखा है अल्लाह ताला का नाम, खूबसूरत। और बहुत से लोग उनसे ये तहाइफ भी वसूल कर चुके हैं और हमारी बेस्ट विशेज़ हैं मोहम्मद अमजद साहब के लिए। बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। एक बार फिर से बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के हवाले से। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हाफिज़ महबूब कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पर क्या जोश व खरोश देख रहे हैं। महबूब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। कितने मैचेस होने जा रहे हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में और पहला मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में कब होगा? आज बिल्कुल PSL 10 की बात कर ली जाए तो इसकी रंगारंग तकरीब जो है आज रावलपिंडी में होगी, लेकिन लाहौर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर पहला मैच जो है वो 24 तारीख को खेला जाएगा। आज PSL 10 का जो पहला मैच है वो दिफाई चैम्पियन जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर के दरमियान खेला जाएगा। इससे पहले जो है 10 PSL में से 3 ट्रॉफी जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हासिल की, जबकि 2 ट्रॉफी जो है वो लाहौर कलंदर जो है वो अपने नाम कर चुका है। तो ये PSL 10 है, इसका एक अहम जो ये है कि आज इसके 10 साल जो है वो मुकम्मल हो रहे हैं और इस हवाले से जो है वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा पुरजोश है। जबकि PSL की जो इफ्तिताही तकरीब है इसमें पाकिस्तान के नामवर जो गुलकार है, जिनमें अली ज़फ़र, बात कर लीजिए अली ज़फ़र है, आबदा परवीन है, इब्राउल हक है, वो यहाँ पर परफॉर्म भी करेंगे और इस हवाले से लोग भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, क्यों ना कि उनके जो सुपर स्टार्स हैं वो PSL में जो है वो चार्ज दिखाई देंगे और हर लोग जो हैं वो अपनी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। देखना यह है कि कौन सी टीम जीतेगी, लेकिन
जो भी जीते जीत पाकिस्तान की होगी। और इस हवाले से लाहौर में जो है वो कदाफी स्टेडियम की बात कर ली जाए, तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि बैनर और फ्लैक्सिस भी जो है वो कदाफी स्टेडियम के इर्द गिर्द लगा दिए गए हैं। और यहाँ पे नौजवान जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं। हमारी उनसे बात हुई थी, वो कह रहे थे कि PSL के मैच जब से लाहौर में शुरू होंगे तो पहला मैच होगा और PSL का आखिरी मैच जो है वो भी लाहौर में होगा। यहाँ पर इख्तिताम होगा। PSL के जो तमाम मैचेज है वो 3 स्टेडियम उनके लिए मुंतखब किए गए हैं। पहला जो है वो कराची स्टेडियम, दूसरा रावलपिंडी और तीसरा जो है वो कदाफी स्टेडियम होगा। PSL का आखिरी मैच जो है वो 18 मई को कदाफी स्टेडियम में होगा। जी ठीक है महबूब, और सिक्योरिटी के क्या इंतजामात इस बार आप देख रहे हैं, क्या स्पेशल इंतजामात किए गए? आज बिल्कुल सिक्योरिटी के भी इंतहाई इंतजाम किए गए हैं, क्यों ना कि वीमेंस ICC वीमेन वर्ल्ड कप जो क्वालिफायर मैच हैं वो भी कदाफी स्टेडियम में जो है वो खेले जा रहे हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी बड़ी टाइट है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात कर ली जाए PSL की, तो जब PSL यहाँ पे शुरू होगा तो 3 सिक्योरिटी हिसार बनाए जाएंगे, जिसमें जो है वो शायकीन जो क्रिकेट है वो मैच देखने के लिए आएंगे तो मुकम्मल चेकिंग के बाद जो है उनको ग्राउंड में जाने की इजाज़त दी जाएगी। जबकि इर्द गिर्द की जो तमाम बिल्डिंग है और यहाँ पर जो जितने भी कारोबार उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। तो इस हवाले से जो है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम देखने में नज़र आ रहे हैं। और आज भी जो है वो कदाफी स्टेडियम का जो चारों तरफ है उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया है और पुलिस की भाई नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात है। जी ठीक है, और टिकट्स और पासेस के हवाले से क्या अपडेट है, क्योंकि हर बार फिर हम सुनते हैं कि लोग पासेस ढूंढ रहे होते हैं, उन्हें जगह नहीं मिल रही होती। बिल्कुल इस वाले से जो है वो अभी तक ऐलान नहीं हुआ, क्योंकि जो PSL के पासिस हैं वो पिछली बार तो नहीं दिए गए थे, लोगों ने जो है वो टिकटें खरीदी थी। तो इस बार भी यही है, अभी तक की जो अनाउंसमेंट है उसमें कि लोग जो हैं वो PSL की टिकट ही खरीदेंगे, जबकि पासी जो है वो इंतहाई कम होंगे। जो होंगे तो वो देखना जाए किस किस को मिलेंगे, क्योंकि लोग जो हैं वो बड़ी शिद्दत से इंतजार करते हैं कि अपने फेवरेट प्लेयरों को देखा जाए, तो वो पासिस लेने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार जो है वो PCB और जो PSL इंतजामिया है उनकी जानिब से जो है वो क्रिकेट जो टीम हैं उनके जो टिकट्स हैं वो भी काफ़ी कम रखे जाएंगे। लेकिन लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुरजोश भी दिखाई दे रहे हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं कि उनके सुपरस्टार जो हैं वो अब से कुछ दिन बाद जो है वो यहाँ पर कदाफी स्टेडियम में मैदान में होंगे और उनको देखने के लिए लोग जो है वो टिकट भी खरीदेंगे और पासिस लेने की भी जो है वो कोशिश करेंगे। जी बहुत शुक्रिया हाफिज महबूब, हमें अपडेट कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के हवाले से। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल 2025 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। ज़राए के मुताबिक बिल पर सूबे के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और पार्टी रहनुमा आतिफ खान के दरमियान पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। आतिफ खान ने बिल की मुखालफत करते हुए यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह बिल खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मफाद में नहीं है, जिस पर अली अमीन गंडापुर ने सख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा कि अगर अंग्रेज़ी नहीं आती तो बिल की उर्दू कॉपी भेज देता हूँ और मसला बिल में नहीं बल्कि आतिफ खान का ज़ाती मसला है। आतिफ खान ने इसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। PTI के सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात अदील इकबाल ने वजाहत की कि पार्टी के अंदर इस तरह की जो बहस है वो बिल्कुल एक मामूल की बात होती है और इसे इख्तलाफ नहीं कहा जा सकता। मज़ीद उन्होंने कहा कि पीर के रोज़ अरकान असम्बली को माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इस हवाले से इससे कबल भी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान के दरमियान हमने देखा कि इख्तलाफात की खबरें काफ़ी बार सामने आ चुकी हैं। इसी सूरत पर हम बात करेंगे। सीनियर तजियाकार शौकत पराचा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि सिचुएशन जो हम खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे हैं अली अमीन गंडापुर वर्सेस आतिफ खान, वो काफ़ी दिनों से हमें ख़राब दिखाई दे रही है। और अभी माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल के हवाले से भी इन दोनों के दरमियान व्हाट्सएप ग्रुप में हमने देखा कि वहाँ पर भी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। और यहाँ पर कोशिश तो ये की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप के दरमियान कि सबको एक टेबल पर बिठाया जाए और इन मामलात का हल निकाला जाए। अली अमीन गंडापुर का इस बिल पर मौक़िफ़ क्या है? पार्टी क़यादत की जानिब से दोनों रहनुमाओं के दरमियान जैसे हम देख रहे हैं कि मुसालहत की कोशिश भी कहीं ना कहीं की जा रही है, लेकिन ये कोशिशें भी कामयाब नहीं हो रही हैं। इसके साथ साथ हम महंगाई के हवाले से भी आज बात करेंगे कि महंगाई में कमी का जो मतलब है वो हमें मईशत की बेहतरी में दिखाई दे रहा है या फिर इसके पीछे जो दीगर अवामिल हैं वो कार फरमा है। सीनियर तजियाकार शौकत पराचा साहब ने हमें शो में ज्वाइन किया है। पराचा साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में वक्त देने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल 2025 के जो अहम नकात हैं वो क्या हैं? इसके साथ साथ जो आतिफ खान हैं
वो बिल की किन शिकों पर एतराज कर रहे हैं? इसको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में आप देखें, और लार्जर कॉन्टेक्स्ट ये है कि पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम हुआ, फेडरल गवर्नमेंट ने या रियासत पाकिस्तान ने कन्वीन किया। उसमें बाकी वज़ीर आला तो 3 आए हुए थे। इधर से मुजम्मिल असलम साहब तो मुझे नजर आए इफ्तिताई सेशन में। उस पे कंसर्न या रिजर्वेशंस केपी हुकूमत ने सामने रखी, और उस बुनियाद पर अब ये एक नया तनाज़ा खड़ा किया गया। अब ये तनाज़ा मैं आतिफ खान और अली अमीन खान गंडापुर के दरमियान नहीं देखता। ये तनाज़ा बेसिकली बनाया जा रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट यहाँ पर मिनरल्स के हवाले से जो एग्रीमेंट्स हुए या होने हैं मिनरल डेवलपमेंट में, वो ऑब्वियसली वो इस्लामाबाद के लिए 25-30 किलोमीटर एरिया में तो नहीं है, वो तो प्रोविंसेस में है, वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में है, वो बलूचिस्तान में है, वो केपी में है, वो सिंध में है, या चिन्योट पंजाब में जो आयरन ओर है वो हो सकता है। तो तनाज़ा ये नहीं है कि ये बयानात दें या ये जो लॉ बनाने जा रहे हैं, एब्रप्टली इन्होंने एक नया एक तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश की, और उसकी इब्तदा अपने घर में इख्तलाफात की वजह से हो गई। मैं इस तनाज़ुर में देखता हूँ। ठीक है, और आपको क्या लग रहा है अली अमीन गंडापुर के अगर मौक़िफ़ के हवाले से बात करें, उनका इस बिल पर मौक़िफ़ क्या है? अभी पार्टी क़यादत की जानिब से जैसे पहले भी कोशिशें की जा रही थी कि आतिफ खान को, अली अमीन गंडापुर को किसी तरह से मसालत इनके दरमियान करवाई जाए, ये एक नया इशू डेवलप हो गया। मसालियत तो नहीं हो सकती ना, देखें ना, मसालियत तो जो डिस्प्यूट है वो शुरू हुआ था टिकट्स पे कि आतिफ खान को छोटी सीट यानी सूबाई असेंबली की टिकट नहीं देना, क्योंकि वो एमपीए ना बन सके, और एमपीए ना बन सके तो वो सीएम का कैंडिडेट नहीं होगा। उसमें खुद बताते खुद अली अमीन खान गंडापुर ने 3 नाम गिनवाए थे, उसमें असद कैसर साहब का भी शामिल था। उसमें लफ्ज अली अमीन खान ने इस्तेमाल किया था कि खान ने कहा ये साजिशी है, लेकिन बाद में जो लोग मिल के आए उन्होंने जो सब्सटेंस ऑफ द मैटर है उसको तो कंफर्म किया कि हाँ, खान ने कहा था इनको छोटी सीट नहीं देनी, लेकिन खान ने जी साजिशी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। एक्सेप्टेड, अगर उन्होंने इनको साजिशी नहीं भी कहा, लेकिन जब एमपीए का सीट, एमपीए का टिकट, एमपीए बनना डिनाई कर दिया, तो मीन्स ये लोग सीएम बनने की रेस से आउट हो गए। ये जो डिस्प्यूट अभी आतिफ खान और अली अमीन खान गंडापुर का है, ये कोई नया तो है नहीं। इवन जुनैद अकबर खान के साथ जो अली अमीन खान गंडापुर का तनाज़ा है वो भी पुराना है। आपको याद है जब शकील खान को उन्होंने निकाला था अपनी काबीना से, तो जुनैद अकबर खान ने एतराज किया। जुनैद अकबर खान उस वक्त केपी के पीटीआई के सदर नहीं थे, वो वज़ीर आला के ही फोकल पर्सन थे, तो वज़ीर आला ने जुनैद अकबर खान को डी नोटिफाई कर दिया अपने फोकल पर्सन से। तो ये तनाज़ात पुराने हैं। अभी जो इस बिल के हवाले से आप कह रहे हैं, ऑब्वियसली ये एग्जेक्टिव बिल आती है, और एग्जेक्टिव जो इस वक्त अली अमीन खान गंडापुर चीफ एग्जेक्टिव हैं, तो उनका तो फर्म एक आपको स्टैंड सामने आ गया कि हम जो एग्जिस्टिंग मिनरल अरेंजमेंट्स हैं हम उसकी बजाय एक नया कानून ले आएंगे। लेकिन आतिफ खान और जो इख्तलाफात हैं वो मैं फिर आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि ये आज के इख्तलाफात नहीं है। इख्तलाफात कभी किसी रूप में उभर सकते हैं, किसी रूप में उभर सकते हैं। लेकिन पराचा साहब, अब ये इख्तलाफात जो है, आपको लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की पार्टी पॉलिसी को अगर हम देखें या हुकूमत की कारकर्दगी देखें, उस पर भी अब असरअंदाज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विद इन द पार्टी भी अब आवाज़ें उठ रही हैं अली अमीन गंडापुर की गवर्नेंस को लेकर कि काम ठीक से नहीं कर रहे। उनका फोकस पहले हमने देखा कि वो रैलियों पर रहा, धरनों पर रहा, और अब जो फोकस है वो सिर्फ यही है कि पार्टी में किसी तरह से मुश्किलात पैदा हो मजीद। ये पार्टी इख्तलाफात सिर्फ अली अमीन खान गंडापुर या आतिफ खान साहब के दरमियान तक तो नहीं है ना। इख्तलाफात तो इधर इस्लामाबाद में आप नहीं देख रहे, मुलाकातों पे झगड़ा हो रहा है। वो जो था ना, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, तो झगड़ा तो इधर हो रहा है कि खान साहब से मैंने लिस्ट दी है तो बाकी क्यों चले गए। बाकियों ने कहा कि हम तो चेयरमैन हैं, हमारा ही हुक्म चलेगा, हम किसी लिस्ट वेस्ट के जिम्मेदार नहीं है। तो झगड़ा सिर्फ उधर नहीं है। जो बात है ना कि पहले एहतजाज करते रहे, एहतजाज का हुक्म किसने दिया? एहतजाज का हुक्म तो बानी पीटीआई खान साहब दिया करते थे।
अली अमीन खान गंडापुर तो एहतजाज की कॉल जो नेसेसरी बानी पीटीआई देते थे, अली अमीन खान गंडापुर तो उस कॉल को इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे आगे रहे। अब उनकी पार्टी, पहले परवेज खटक हुआ करते थे वजीर आला, खुद खान साहब ने एक दफा इस्लामाबाद लॉकडाउन का हुक्म दिया, इतनी आंसू गैस चौधरी निसार अली खान ने मारी, उस वक्त वजीर दाखिला थे, कि परवेज खटक मोटरवे पे नहीं चढ़ सके थे। अली अमीन खान गंडापुर आंसू गैस के साथ, शेलिंग के साथ, जो भी कहें आप, 2 बार इस्लामाबाद तक पहुंचने में कामयाब हो गए। वो क्यों आए? खान साहब का हुक्म था, खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी हुई थी, खान साहब के हुक्म की पासदारी करते हुए आए थे। मुझे समझ नहीं आती कि अब पीटीआई के अगर अंदर से इस वक्त अगर एतराज आ रहा है तो वो किस चीज का? ठीक है प्राची साहब, दूसरी तरफ जिस तरह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF का जो प्रोग्राम होगा वो आखिरी प्रोग्राम होगा, इस बयान को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या पाकिस्तान वाकई में मुआशी खुद इंसारी की तरफ बढ़ रहा है? हम ये 24वां 25वां प्रोग्राम ले रहे हैं और यकीन माने कि हर प्रोग्राम लेकर हमारे हर हुक्मरान ने कहा कि ये आखिरी प्रोग्राम। मुझे याद है शौकत अजीज वजीर आज़म था, शौकत अजीज ने बड़ी तालियां बजवाई, डेस्क थम्बिंग हुई असेंबली हॉल में, सारा इजलास था कि ये हमने खैरबाद कर दिया, हमने वो कशकोल तोड़ दिया, उसके बाद फिर ले लिया, फिर ले लिया, फिर ले लिया। खान साहब वजीर आज़म बनने से पहले कहते थे कि IMF के पास जाने से बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूंगा। सबसे ज्यादा सख्त शराइत का प्रोग्राम लिया ही खान साहब ने। तो अदरवाइज IMF का जो प्रोग्राम है वो तो आपको एक स्ट्रिक्ट जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है उसकी तरफ लेके जाता है। एक दुनिया का इदारा है और बहुत सारे ममालिक ने उससे मुस्तफीद की है। बताते खुद कोई IMF किसी बुराई का नाम नहीं है, लेकिन जब आप फंड लेकर अपनी रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, जब फंड लेकर आप जो कमिटमेंट्स करते हैं वो पूरी नहीं करेंगे, जब फंड लेकर आप उन रिसोर्सेज को अल्ले तल्लों पे खर्च करेंगे और जिन मकासद के लिए आपने उन पर नहीं लगाएंगे, तो फिर ये विशियस साइकिल चलता रहे। ठीक है, और इसके साथ साथ जब महंगाई की शरह में हम कमी देख रहे हैं, जो फिगर्स हैं वो तो बड़े अच्छे हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आवाम जो है उनको उसका फ़ायदा महसूस नहीं हो रहा। वजूहात इसकी फिर आप क्या समझते हैं? महंगाई में कमी का मतलब मईशत की बेहतरी है या फिर इसके पीछे दीगर अवामिल कार फरमा है? आवाम को मजीद अभी इंतज़ार करना होगा? मेरा ख्याल है इन्फोर्समेंट का ज्यादा मसला है। मसलन शुगर है, शुगर की पता नहीं इस वक्त क्या कीमत है, कभी एक कीमत बता दी जाती है सरकारी सतह पर, कभी दूसरी कीमत बता दी जाती है, और जो कीमत फिक्स करते हैं वो शुगर मिल्स ओनर्स बैठे होते हैं। एक मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में, उसमें मैंने देखा कि बड़ी सख्ती से कहा गया कि शुगर इतने रुपए मिलेगी पर किलोग्राम, और पता चला कि उसमें तो शुगर मिल के 4 ओनर्स बैठे हुए। तो क्या वो आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं? इसी तरह चिकन प्राइस देखिए कि वज़ीर आला पंजाब बार बार हदायत करती हैं, लेकिन नीचे जो मजिस्ट्रेसी है या नीचे जो इन्फोर्समेंट का सिस्टम है, इंस्पेक्शन का सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं या लैप्स आ जाता है या उनकी मिली भगत होती है। ये जो महंगाई की शरह है ये बेसिकली महंगाई बढ़ने की शरह है, और अगर वो 38% से अब 1.5% 1.5% आई है तो यकीनन एक कामयाबी तो है, लेकिन 1.5% का मतलब है कि महंगाई अभी भी 1.5% के तनासब से बढ़ रही है। ये माइनस में नहीं आई कि हम कहें कि ये जो 1.5% कम हुआ या 20% कम हुआ, ये बढ़ने की शरह कम हुई है, महंगाई कम नहीं हुई बताते। और इसके साथ साथ तरक्की की रफ्तार कम होने की बुनियादी वजूहत फिर आप क्या देख रहे हैं? हुकूमत को अभी फिर स्पेसिफिकली किन शोबों पर तवज्जो देनी है? नहीं, ये जो बात है कि कल ही इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की कुछ रिपोर्ट्स में देख रहा था कि पाकिस्तान की GDP 2.5 अगले साल बढ़ेगी, जो कभी 0 पे चली जाती है, कभी नेगेटिव में चली जाती है। अब पाकिस्तान अब उस ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा है जिसमें खुदा न खास्ता कहा गया कि डिफॉल्ट हो जाएगा, खुदा न खास्ता कहा गया कि श्रीलंका बन जाएगा। अब जो इंडिकेटर्स हैं एज डिपिक्टेड बाय द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारी आबादी इतनी ज्यादा है और जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है उस रफ्तार से हमारी GDP नहीं बढ़ रही। यानी अगर 2.5 या 2% भी आबादी बढ़ रही हो तो उसको तरक्की करने के लिए
आपको जीडीपी 6 या 7% तक रहना चाहिए। 2.5 इज मीगर, ये बहुत कम है। ये हमारी आबादी के तनासब को खुशहाल रखने के लिए जीडीपी की ये रेशो ये ना सिर्फ कम है बल्कि अनएक्सेप्टेबल है, इसको बढ़ना चाहिए। और उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में प्रोडक्टिविटी बढ़े, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़े। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सचेंज रेट रखा गया बहुत कम आया है, 22% से 12% आया है। ये इंडिकेटर्स हैं कि ये अच्छे डायरेक्शन इज गुड, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी। ठीक है। और जिस तरह अभी हम देख रहे हैं कि एक जो मुआशी जंग है वो अमेरिका और चाइना के दरमियान है। टैरिफ एक तरफ से बढ़ाया जाता है, फिर दूसरी तरफ से चाइना की तरफ से भी जवाब दे दिया जाता है। आपको क्या लग रहा है ये जो डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के टैरिफ नाफिज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका असर पूरी दुनिया पर किस तरह से होगा? बड़ा नेगेटिव हो रहा है। वो दुनिया की मार्केट्स आज चौथा 5वां दिन है वो डाउन जा रही हैं, और इसीलिए उन्होंने वो 90 दिन का यू टर्न लिया कि जिन्होंने उनके खिलाफ टैरिफ जवाबी नहीं दिया तो उनको अभी हम पॉज देते हैं, सस्पेंड करते हैं। वो बुनियादी वजह यही थी कि अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट खुद बैठ गई और पूरी दुनिया को अफेक्ट किया। जापान से लेकर यूरोपियन यूनियन तक पाकिस्तान का खुद आप देखें क्या असर हुआ 3-4 दिन मार्केट का। लेकिन ये तिजारती जंग है, खुदा न खास्ता ये कहीं किसी और डायरेक्शन में ना ले जाए, क्योंकि 19th सेंचुरी में 1884 में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसे कहते हैं स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, कि जो यूरोपीय मुल्क जिस अफ्रीका के हिस्से पे कब्जा कर ले उसको लेजिटिमेट तस्वर किया जाएगा। वो था कि किसी यूरोपीय जंग से बचा जाए, क्योंकि वो कोलोनाइजर थे। लेकिन आपने देखा 1814 में पहली जंग अजीम हो गई, 1914 में पहली जंग अजीम हो गई, फिर 1940 में दूसरी हो गई। तो जब आप मार्केट्स की तलाश में निकलें, कंज्यूमर्स की तलाश में निकलें, आपकी इकोनॉमिक वॉर शुरू हो जाए, खुदा न खास्ता वो जंगों की तरफ लेके जाती है। तो ये एक कंसर्न है, लेकिन देखते हैं कि वर्ल्ड लीडर, ग्लोबल लीडर्स क्या करते हैं। लेकिन पराशा साहब, जिस तरह से टैरिफ लगाने की बातें पाकिस्तान के लिए भी की जा रही हैं, यहाँ के जो एक्सपोर्टर्स हैं आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि अमेरिका की तरफ ही है। इस वक्त अमेरिका पाकिस्तान की सिंगल कंट्री के तौर पे लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है। हमारा $7 अरब से ज्यादा बरामदात अमेरिका के लिए हैं, और जो अमेरिका के साथ ट्रेड है हमारी, वो हमारी फेवर में है जी। अब 26% का उन्होंने हमारे ऊपर टैरिफ लगाने का पहले ऐलान किया, लेकिन अभी वो 90 दिन का पॉज बन गया। लेकिन अच्छा है कि हुकूमत इस पे एक्टिव हुई है, अलर्ट हुई है। वज़ीर आज़म ने एक बड़ी मीटिंग चेयर की और एक डेलीगेशन भेजने का ऐलान किया है अमेरिका में, जिसमें बिजनेसमैन भी होंगे। कोई 60-70 करोड़ डॉलर जो है वो पाकिस्तान को नुकसान नजर आ रहा है, जो कि बन जाता है तकरीबन 10%, विच इज अ ह्यूज फिगर। तो इसको डिप्लोमेटिकली ही पाकिस्तान ने हैंडल करना है, अदरवाइज तो ये $1 बिलियन की एक्सपोर्ट का अगर लॉस हो जाए तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए तो बड़ा लॉस है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजिया का। शौकत पराचा साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और यकीनी तौर पर जब महंगाई की शरह बढ़ने के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो महंगाई की शरह बढ़ने की जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं कम तो हो चुकी है, लेकिन उसका जो फ़ायदा है वो अभी अवाम को मिलना बाकी है। 1.5% पर हम देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ने की शरह आ चुकी है, और अवाम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत है वो मज़ीद रिलीफ देने में भी कामयाब हो जाएगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, पंजाब पुलिस के एहलकारों में कुछ ऐसे बासलाहियत अफराद भी मौजूद हैं जो अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियों के साथ साथ दीगर मैदानों में भी नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। इनमें नुमाया नाम है मोहम्मद आसिफ का, जो पुलिस फोर्स में खिदमात अंजाम देने के साथ साथ फिटनेस के मैदान में भी अपनी महारत का लोहा मनवा चुके हैं, जो पंजाब पुलिस में इस वक्त मौजूद हैं। और इस तरह हम देख रहे हैं कि अपनी फ़िटनेस पर जिस तरह से काम करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पंजाब पुलिस के लिए भी फ़ख्र का बायस है। और पंजाब पुलिस के एहलकार हैं, अपनी फ़िटनेस की महारत को दूसरों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट भी बनाया है जहां वो वेट लॉस और कैलिस्थेनिक्स की तरबियत फराहम करते हैं। और उनका जो मकसद है वो पुलिस फोर्स की एक मुस्बत तस्वीर पेश करना भी है और फिटनेस के हवाले से आगाही फैलाना भी है। ये दोनों मिसालें ज़ाहिर करती हैं कि पंजाब पुलिस
एहलकार अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियों के साथ साथ दीगर शोबों में भी महारत हासिल कर रहे हैं, जो न सिर्फ उनकी ज़ाती तरक्की का बायस है, बल्कि अगर हम इदारे के हवाले से बात करें तो इदारे की मजमूई कारकर्दगी और साख में भी इजाफा करता है। मोहम्मद आसिफ का मकसद पुलिस फोर्स की मुस्बत तस्वीर पेश करना है, फिटनेस के हवाले से आगाही फैलाना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आसिफ, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। अच्छा, हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट यही है कि पंजाब पुलिस में जितने भी मुलाजमीन हैं, जितने भी पुलिस वाले हैं, वो बड़ी बड़ी उनकी मूछें होती हैं, उनके पेट निकले होते हैं या वो मोटे होते हैं, तो आप उनसे बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। बस जी, ये सब कुछ रेगुलर रहने का है सारा काम। अगर आप फिटनेस के साथ रेगुलर हैं तो आप किसी भी शोबे में हैं तो आपका ना पेट निकलेगा और ना आप अनहेल्दी नज़र आएंगे। ठीक है, तो कोई क्राइटेरिया डिफाइन नहीं किया गया पंजाब पुलिस में भी कि आपको इतना ये जो फिटनेस लेवल है, ये तो नहीं कि सिर्फ जब आपकी भर्ती हो रही है तब आपका एक फ़िटनेस टेस्ट लिया जाए, तब आपको दौड़ाया भी जाए, जब आपको नौकरी मिल जाती है उसके बाद कोई फ़िटनेस टेस्ट नहीं किया जाता यहाँ पर? डेली बेसिस पे तो नहीं, मगर मंथ वाइज फिटनेस टेस्ट होते हैं, जिस वजह से वो बंदा फिर गो थ्रू करता रहता है। ठीक है, तो आपकी क्या फिर रूटीन रहती है? मेरी रूटीन यही है कि सुबह मॉर्निंग में अपना वर्कआउट मैं करके जाता हूँ, घर पे ही करता हूँ अपना वर्कआउट मैंने। तो उसके बाद चाहे ड्यूटी जितनी मर्जी लेट हो जाए मुझे कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि मैंने अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लिया होता है। ठीक है, ये चीज़ है, ऐसे मैनेज कर रहा हूँ मैं अपना वर्कआउट। ठीक है, और साथ साथ जब हम देखते हैं कि जो डाइट प्लान है उसको भी काफ़ी लेकर चलना पड़ता है, ऑन फील्ड जब आप होते हैं फिर कैसे अपनी डाइट को मैनेज करते हैं? डाइट प्लान तो ये है कि सबसे पहले डाइट प्लान है, ठीक है, वर्कआउट तो बाद में आ जाता है। तो डाइट प्लान को मैं मैनेज इस तरह करता हूँ कि मैं अपना जो डाइट वगैरह है वो अपने मैं साथ अपने बैग के साथ बैग में लेके जाता हूँ। ठीक है, और वही फिर मैं उधर लंच वगैरह या डिनर वगैरह अगर हो तो उधर मैं कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे अभी हम देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे जो आपकी वीडियोस हैं वो काफ़ी वायरल हो रही हैं, इंस्टाग्राम पे भी आपने कोचिंग एक शुरू कर दी है, उसका कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? उसका आइडिया किस तरह से आया? उसका आइडिया ये है कि पहली बात तो ये था, मैं कह रहा था कि मैं अपने आप पे फोकस करूँ, अपनी फिटनेस बरकरार रखूँ, मगर उसके साथ साथ मैंने देखा कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो हैं अनहेल्दी हैं और बिज़ी प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी फ़िटनेस को बरकरार नहीं रख सकते। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने समील मुल्क के नौजवानों को इसकी तरफ भी लेके आऊँ, फ़िटनेस भी मैंने इनको शुरू करवाई है। तो कैसा रिस्पांस फिर आपने देखा इंस्टाग्राम पे, कैसे रिस्पांस मिल रहा है? और अगर लोगों को आप गाइड कर रहे हैं तो फिर उसके लिए वक्त किस तरह से मैनेज करते हैं? रिस्पांस तो काफ़ी हद तक अच्छा मिल रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने फर्स्ट टाइम ऐसा पुलिस वाला देखा है कि जो अपनी उसकी फिजिक भी अच्छी है, फिटनेस के साथ साथ हमें मोटिवेट कर रहा है, हमें एजुकेट कर रहा है। तो रिस्पांस तो काफ़ी अच्छा मिल रहा है। ठीक हो गया। और अगर महकमे के वाले से बात करें तो महकमा कितना ज़्यादा सपोर्टिव है? क्योंकि अगर महकमे की सपोर्ट ऐड हो जाती है तो फिर ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ऐसा ये नहीं, महकमा बहुत हद तक करता है, सपोर्ट करता है मुझे। ठीक है, तो कभी किसी सीनियर ऑफिसर ने भी कहा हो कि मुझे भी ट्रेनिंग करवाएं या मुझे भी अपनी तरह फिट बनवाएं? हाँ, ऐसे ही हमारे डीएसपी साहब हैं, वो मुझसे काफ़ी हद तक मुतासर हैं। वो मेरी बातें, अपने जो भी आते हैं कोलीग्स वगैरह आते हैं, उनके मेहमान आते हैं, उनको मेरी बातें बताते हैं मेरी फ़िटनेस की, तो वो काफ़ी हद तक मुझसे माशाल्लाह है। ठीक है, और क्योंकि हमने देखा जो हमारे आईजी साहब हैं उस्मान अनवर साहब, वो काफ़ी एक्टिव हमें दिखाई देते हैं और वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं ऐसे पुलिस अफसरान को जिनके पास एक दूसरा टैलेंट भी मौजूद है। ऐसे ही है सर। उनसे कभी मुलाकात हुई आपकी? दिल है इंशाल्लाह मुलाकात करने का, अभी तक हुई नहीं है। अभी तक मुलाकात नहीं हुई, ठीक है। लेकिन ये रोज़मर्रा की ड्यूटी, कोचिंग जिस तरह से आप दे रहे हैं फिटनेस की, ये फिर टाइम बैलेंस करना ये बड़ा मुश्किल काम है, इसको किस तरह से करते हैं? टाइम बैलेंस ही सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। असल में लोग ये नहीं समझ सकते कि रेगुलर रहने से सब कुछ होता है। अवाम के ज़हन में ये बैठा हुआ है कि बस हमें कोई एक कुलिया मिल जाए, कोई एक समय कोई चीज़ ऐसी मिल जाए, हमने बस वो अडॉप्ट की और हम फिट हो जाए। कंसिस्टेंट रहना, कंसिस्टेंट। चाहे आप दिन के 10 से 20 पुशअप्स भी करें ना, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, तो रेगुलर रहें तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है सबसे। सेटअप्स कर ली जाएं, पुशअप्स कर ली जाएं, तो इससे काफ़ी फर्क पड़ सकता है। अब जैसे एक अवेयरनेस अगर आपने लोगों को देनी है फिटनेस के हवाले से, आवाम को, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है, फर्दर क्या प्लान कर रहे हैं फिर इस हवाले से? फर्दर यही प्लान है कि मैं कोचिंग कर रहा हूँ। अगर तो कोई बंदा है सीरियस है अपनी फिटनेस को लेके, तो वो मुझसे पर्सनल रब्ता करे, उसको मैं गाइड करूँ कि कैसे आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा और कैसे आपको आपकी लाइफ रूटीन के साथ आपको लाइफस्टाइल बनाया जाए आपकी फिटनेस को। और जो दूसरे आपके कलीग्स आपके साथ मौजूद हैं उनको फिट करने के लिए भी कुछ कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए क्या कर रहे हैं? हाँ जी, उनको रिसेंटली मैं कर रहा हूँ। उनको जो हैं, जो पता है आपको, जो दोस्त होते हैं वो थोड़ा सा होते हैं, वो थोड़ा सा फ्री होते हैं, बिल्कुल ऐसे, तो डिपेंड
थोड़ा सा काम ही करते हैं, मगर जब रिजल्ट मिलते हैं तो उनको फिर वो आ जाते हैं, फिर मानते हैं। ठीक है, तो ये फिटनेस कोचिंग के दौरान या अगर आपकी फ़िटनेस की हम बात करें, उसमें कुछ चैलेंजेस आपको पेश आते हो, उन पर किस तरह से काबू पाते हो? वैसे डाइट भी बड़ी एक्सपेंसिव है, डाइट भी कोई इतनी सस्ती नहीं है। असल में मेरे हिसाब से अगर तो आपने फ़िट रहना ना हो तो आप घर के देसी खाने खा के भी फिट रह सकते हैं, क्योंकि हमने कोई बॉडी बिल्डिंग वगैरह कोई ऐसे बड़े मुकाबले वगैरह नहीं रहने। अगर तो आपका गोल है कि सिर्फ फिट रहना है, लाइफस्टाइल आपने अच्छी रखनी है, तो उसके लिए आप जो घर में है सिंपल सा खाना बना है जो हमारे पाकिस्तान में बनता है, वो भी आप खा के आप फिट रह सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कोई भी। लेकिन हमारे यहाँ आप किस तरह से फिर देखते हैं कि लोगों का जो रुझान है वो फिटनेस की तरफ कितना हो रहा है? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मगर ये है कि ये चीज़ है कि सिर्फ देखने की हद तक फिटनेस सबको अच्छी लगती है, जब अपने पे इम्प्लीमेंट करनी है या रेगुलर रहना पड़ता ना, तो वो आके बस हाथ खड़े कर देते, फिर पता चलता है कि कितना मुश्किल काम है। अच्छा, जो नौजवान आपको देख रहे हैं फिटनेस की तरफ आना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? उनके लिए मैसेज यही है कि अपनी डाइट पे फोकस करें, और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि रेगुलर रहें आप, रेगुलरली सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, यानी कि कंसिस्टेंट रहना है, इसको फिर छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। डेली आपको कोई ना कोई एक्सरसाइज आप जरूर करते हैं, लाजमी करनी है। मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, जैसे आपने बताया कि पुशअप करते हैं या सिटअप करते हैं, या कुछ लोगों ने जिम ज्वाइन किए हुए हैं, क्योंकि एक हेल्दी एक्टिविटी है, ऐसा ही है, और ज़रूरी भी है, क्योंकि इम्यूनिटी हमारी ये है कि उससे बेहतर हो जाती है, और फिर जो छोटी मोटी बीमारियां हैं उनसे शायद कहीं ना कहीं हम सेफ रहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ आपका माइंड सेट एक अलग लेवल पे चला जाता है। जब आपका माइंड सेट हो जाएगा ना बिल्कुल फिट, तो आपकी ये नहीं सिर्फ फिटनेस पे नहीं, आप ज़िंदगी में आने वाले कोई भी चैलेंजेस वगैरह हैं उसको आप फेस कर सकते हैं, आपका माइंड सेट तगड़ा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, बहुत से लोगों को लगता है कि अगर हम एक्सरसाइज कोई भी करते हैं तो हमें डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स लेनी चाहिए, विटामिन्स लेने चाहिए, तो बहुत से लोग इस वजह से भी नहीं कर पाते कि ये एक महंगा शौक है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही है कि फिल्में देखनी छोड़ दें, क्योंकि फिल्मों में याद जाके यही चीज़ें होती हैं कि एकदम से कोई हीरो ने कोई ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखा दी, बता दी, तो वो जो गलत जो विजन्स हैं हमारे दिमाग में वो बैठे हुए हैं। हाँ, विटामिन्स जो हैं, विटामिन्स वगैरह किसी हद तक हैं, मगर अगर ज़रूरी अगर उनके पीछे लग जाएंगे तो फिर हम अपनी फ़िटनेस को भी बरकरार नहीं रख पाएंगे, और फिटनेस को मेंटेन भी नहीं कर पाएंगे, और ना फिटनेस की तरफ जाएंगे हम। ये चीज़ है। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आसिफ हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और पंजाब पुलिस में इस वक्त अपने फ़राइज़ भी सरअंजाम दे रहे हैं, और उसके साथ साथ अपनी फ़िटनेस का भी ख्याल रख रहे हैं। सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि इनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, वहाँ पर उनकी वीडियोज़ जो हैं वो हमें वायरल होती दिखाई दे रही हैं, और जो हमारे आने वाले नौजवान हैं जो फिटनेस की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी इंस्पिरेशन भी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, एक बार फिर से हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग 10 के हवाले से, जिसका आगाज़ होने जा रहा है। आज इसका आगाज़ होगा, और पहला मैच जो खेला जाएगा वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि जो टीमें हैं वो इस वक्त हमें तैयार दिखाई दे रही हैं। मुकम्मल तैयारी की गई है पाकिस्तान सुपर लीग के इस 10वें एडिशन को भी एक बड़ा इवेंट बनाने के लिए, और हमारे साथ मौजूद होंगे स्पोर्ट्स एनालिस्ट तैमूर खान। उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। तैमूर, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन है, 9 एडिशन बड़ी कामयाबी से पाकिस्तान ने करवाए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। 10वें एडिशन को लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, 10वां एडिशन है, और ऑब्वियसली एक तरह से PSL डबल फिगर्स के अंदर जा रहा है, और जिस तरीके से PSL की क्रिकेट स्टैंडर्ड की बात की जाती है दुनिया में, इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं वो आके इसके अंदर खेलते हैं, और फिर जो उनकी फीडबैक होती है उससे ऑब्वियसली PSL को एक अच्छा PSL का नाम बना है दुनिया के अंदर। लेकिन इस वक्त जो मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहाँ पे यकीनन क्रेडिट देना पड़ेगा, और वो ये है कि मुझे ये चीज़ बहुत, जो मेरे ख्याल में जिसका पाकिस्तान आप हम सब देखेंगे कि बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, कि हमारी नेबरिंग कंट्री के जो T20 प्रीमियर, उनकी जो अपनी जो लीग है, एट द सेम टाइम पाकिस्तान प्रीमियर लीग को भी, पाकिस्तान सुपर लीग को भी उसी टाइम पे PSL को इस दफ़ा ऑर्गेनाइज किया गया है। उससे हमें फ़ायदा ये हुआ है कि जो प्लेयर्स, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी एक टेक्निकल मूव यहाँ पे ये की इस दफ़ा, कि इवन जो ड्राफ्ट रखा वो उनके ड्राफ्ट के बाद रखा। सो जो प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी थी वो इस दफ़ा हमारे पास बहुत बेहतर हुई है। और आपने देखा कि हमने सब ने देखा कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स, विलियमसन आए खेलने,
इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपनर जो है डेविड वार्नर इधर खेल रहे हैं, कराची के कैप्टनसी कर रहे हैं कराची किंग्स की। सो ये बड़े नाम इस दफा पीएसएल के अंदर देखने को मिले। सो यू नो पीएसएल की मैनेजमेंट को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस टेक्निकल मूव के ऊपर ये बड़ी एक स्ट्रेटेजिक मूव खेली गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि पिछले सालों में हमने देखा था कि बीच में ही, इवेंट के बीच में से ही कुछ प्लेयर्स आईपीएल के लिए चले जाते होते थे। एब्सोल्युटली, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने उसकी विंडो चेंज की इस दफ़ा, उसको अप्रैल और मई के टाइम पे लेके आया। एट द सेम टाइम जब वो जारी है, मेरे ख्याल में एक बड़ा अच्छा एक कॉम्पिटिशन है। जब व्यूअरशिप आएगी, आपको पता है कि स्पोर्ट्स इवेंट्स में व्यूअरशिप मैटर्स अ लॉट, और यहाँ पे पता लगेगा आज के इस पीएसएल वर्सेस द नेबरिंग कंट्री T20 लीग। तो जब ये चीजें दोनों सामने आएंगी तो मेरे ख्याल में उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये फायदा होगा, पीएसएल को ये फायदा होगा कि नेक्स्ट ईयर हम देखेंगे गोइंग इनटू द 11th ईयर कि मजीद स्पॉन्सर्स आएंगे और इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स हमारे पास मजीद आना शुरू होंगे। बिल्कुल। अच्छा ठीक है तैमूर, अभी किस तरह से देख रहे हैं आप जो इस पीएसएल सीज़न में कौन से ऐसे नए चेहरे आपको लग रहे हैं कि वो इम्पैक्ट डाल सकेंगे मैचेस पर, और वो फिर जल्द ही हम उन्हें देखेंगे नेशनल टीम में? जो सिचुएशन इस वक्त हमारी पाकिस्तानी टीम की चल रही है उसको बेहतर करने में कोई अपना रोल अदा कर सकते हो? देखिए, अगर बैटिंग की आप बात करें तो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में जो आई बॉस इस वक्त होंगी वो नवाज के ऊपर होंगी, क्योंकि हमने देखा कि इज अ यंग लैड और उन्होंने एक यंग बैट्समैन जिन्होंने न्यूजीलैंड के अंदर सेंचुरी की, इवन दो 5 T20 उनको मौका दिया गया, उनकी सिर्फ एक सेंचुरी और बाकी इनिंग्स के अंदर उनका कोई खातिर खास स्कोर नहीं है, लेकिन फिर भी एक न्यूजीलैंड पे जाके एक इनएक्सपीरियंस एक न्यू कमर के लिए वहां पे जाके सेंचुरी करना T20 क्रिकेट के अंदर। सो वो T20 फॉर्मेट के अंदर जो फैंस हैं उनकी ऑब्वियसली एक होप हो जाती है, और T20 तो एक ऐसी एक क्रिकेट का फॉर्मेट है जो आपको ओवरनाइट स्टार बना देता है। तो यू नो इट बी वेरी एक्साइटिंग टू सी हिम एट द साइड। बॉलिंग के अंदर अगर आप देखें तो जहांदाद लुक्स लाइक अ गुड ऑलराउंडर। आमिर जमाल को हमने देखा कि वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर आया, पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म किया। उनके बारे में कहा जाता है कि वो बड़े जबरदस्त ऑलराउंडर है। इवन वाइट बॉल के उनको भी यहाँ पे प्रूव करना है इफ यू वांट टू हैव अ परमानेंट प्लेस पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम्स के अंदर, अगर वनडे और T20 हो। कामरान गुलाम अगेन हमने देखा कि वो T20 क्रिकेट के अंदर अच्छा है। मुल्तान सुल्तान के ओनर अली तरीन ने भी ये बात की है कि उनको कामरान गुलाम से बहुत ज़्यादा होप है। अली तरीन ने एक नए फास्ट बॉलर को बहुत ज़्यादा उनके बारे में मेरे जहन से उनका नाम निकल रहा है, बट इज अ यंग अपकमिंग फास्ट बॉलर जिनकी पेस के बारे में बड़ी बात की जा रही है। तो हमने हमेशा देखा है कि पीएसएल के अंदर फ्रेंचाइज खास तौर पे ये जो अननोन प्लेयर की एक सिलेक्शन होती है और वो आके सरप्राइज करते हैं, क्योंकि इट शोज कि हमारे मुल्क में टैलेंट बहुत है, उनको पाथवे नहीं दिया जाता अनफॉर्चुनेटली, एंड पीएसएल प्रोवाइड दैट प्लेटफॉर्म के जहाँ पे आके लड़के परफॉर्म करें और अपने आप को मनवाएं। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको यही बात की थी कि पीएसएल शुड नॉट बी द बेसिस कि पाकिस्तान टीम की उससे सिलेक्शन हो। जब प्लेयर्स यहाँ से आइडेंटिफाई अच्छे परफॉर्म करें दे शुड गो बैक इनटू डोमेस्टिक क्रिकेट, वहां पे उनको थोड़ा सा मैच्योर होने दें, उनको एक्सपीरियंस लेने दें बड़ी क्रिकेट, एंड देन ब्रिंग देम टू द पाकिस्तान टीम। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं उनके लिए आप क्या समझते हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहता है जब वो पाकिस्तानी टीम के कुछ सीनियर प्लेयर्स के साथ भी ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, इंटरनेशनल स्टार्स के साथ भी उनकी बातचीत होती है, उनके साथ खेलते हैं, कितना सीखने का मौका मिलता है, कितना एक्सपोजर उन्हें मिल जाता है? देखिए, ऑलमोस्ट 45 to 50 डेज आप इंटरनेशनल प्लेयर्स, और वो भी वेरी वेल renowned international players जिनके बेहतरीन एक्सपीरियंस होता है either international cricket or around the franchise leagues around the world. So ये players के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, और इवन पाकिस्तान के भी जो बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं वो आपको देखेंगे कि आप बहुत ज़बरदस्त प्लेयर्स जो होते हैं, एक फ्रेंचाइज होती है वो अपना एक इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती है, सो दे ट्राई एंड पिक द बेस्ट स्क्वाड इंटरनेशनली एंड लोकली। तो ये कोई भी नया प्लेयर जब इस एनवायरनमेंट के अंदर आता है, डेफिनेटली आई एम श्योर बड़ा डॉन्टिंग वो एक एक्सपीरियंस होता होगा इन द बिगिनिंग, बट ये जितने भी एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं ये प्लेयर्स की नर्व्स को काम डाउन करते हैं, उनको लेके चलते हैं, उससे परफॉर्मेंस लेते हैं, ये एक प्लेयर के मैच्योरिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मेरे ख्याल में मैच्योरिटी जो हो जाती है वो थोड़ा सा इससे एक्सपेडाइट हो जाती है कि रादर देन गोइंग थ्रू द होल फेज के जहाँ पे प्लेयर्स एक ज़्यादा टाइम लेते हैं, इस एक्सपोजर से प्लेयर का कॉन्फिडेंस और प्लेयर के अंदर जो बिलीव होता है वो ज़्यादा क्विकली हो जाता है, वो थोड़ा सा आप कह लें कि जिस तरीके से उसको फास्ट ट्रैक कर दिया जाता है।
So this is what PSL does. ठीक है तैमूर, और मौजूदा स्क्वाड्स फिर हम जो देख रहे हैं, आपकी नज़र में कौन सी टीम इस बार ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है, या आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? देखिए इस्लामाबाद यूनाइटेड मुझे अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि द डिफेंडिंग चैंपियंस वंस अगेन, और अगर आप पीएसएल की 10 साल की हिस्ट्री देखें, सबसे ज्यादा अगर किसी ने इवेंट की जीता है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड है। पेशावर ज़ल्मी लुक्स रियली गुड, साइम अयूब की वापसी हुई है, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर क्रिकेट फैंस। जो हमें पता है कि साइम अयूब कितने जबरदस्त पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन है, और जिस तरीके से इंजरी से पहले वो एक तरीके से इंटरनेशनल एरिना के अंदर वो अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाना शुरू हो गए थे, और पाकिस्तान का ओपनिंग पे बड़ा वेल सेटल नजर आ रहा था। अब वो इंजरी के बाद अपना कमबैक कर रहे हैं, आई होप कि ही हैज फुली रिकवर्ड, और फिर हम लोग साइम अयूब को देखें इसके अंदर जबरदस्त परफॉर्म करते हुए, एंड देन मेकिंग हिज वे बैक इनटू द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। इसके अलावा मैं साइम अयूब से मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आई थिंक दैट्स समथिंग। फखर जमान अगेन हमने देखा फखर जमान किस हिस्से में इवेंट के अपनी इंजरी से वापस आते हैं और लाहौर की नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन लाहौर अगेन इज ऑलवेज, लाहौर बड़ी सेटल टीम हो गई। हमने देखा है पिछले 4 सीजन्स में लाहौर हैज ऑलवेज बीन इन द फाइनल्स, और 2 दफा लगातार पहली पीएसएल की टीम है जिससे 2 दफा फ्रेंचाइज जिससे 2 बैक टू बैक इवेंट्स जीते हैं। सो जब 6 टीमें और इतनी स्ट्रॉन्ग टीम्स जब आपस में कंपटीशन कर रही होती हैं, आई थिंक कौन सी टीम ऑन द डे परफॉर्म करती है, क्या अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ जाती है। ऑब्वियसली पीएसएल पहले तो 1-2 venues पे खेला जाता था, now it is being played at different venues, which is a brilliant thing। और इससे क्या होता है कि प्लेयर्स ट्रैवल करते हैं, उनको डिफरेंट ग्राउंड्स के अंदर, डिफरेंट क्राउड के अंदर, डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर जब खेलने को मिलता है तो वो एक्सपीरियंस उनका मजीद गेन होता है, और वो उनकी डेवलपमेंट के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करता है। सो मेरे ख्याल में सारी टीम्स आपके सवाल के ऊपर आते हुए कि absolutely they look strong, but मैं थोड़ा सा इंक्लाइन हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट तैमूर खान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। तैमूर का ये कहना था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो उनकी फेवरेट टीम है, ऑलरेडी 3 बार वो चैंपियन बन भी चुके हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, और हो सकता है कि उनकी तैयारी इतनी अच्छी हो कि चौथी बार भी ये कप वो ही लेकर जाएं। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और एक दिलचस्प खबर आपके साथ शेयर करते हैं। भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर आज हम एक ऐसी इनकलाबी पेशरफ्त का मुशाहिदा कर रहे हैं जो कि तामीरात की दुनिया में एक नया बाब रकम कर रही है। हम बात कर रहे हैं भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर की, एक ऐसा घर जो रिवायती तरीके से नहीं बनाया गया बल्कि लफ्जी तौर पर इसे प्रिंट किया गया है। हमारी स्क्रीन पर भी ये मनासिर आप देख रहे हैं, खूबसूरत इमारत है ये। भारत के मशहूर ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर हैं प्रेम सरस्वात, जिन्होंने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को इस हैरानकुन घर का दौरा करवाया जो भारत के शहर पुणे में वाक़ है। ये घर 2038 मुरब्बा फीट पर मुहित है और अपनी नौइयत का ये पहला 3D प्रिंटेड विला है जो जदीद तामीराती टेक्नोलॉजी का एक जीता जाता नमूना है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि घर इस तरह भी तामीर किए जा सकते हैं। प्रेम सरस्वात की वीडियो में हम ना सिर्फ इस मुनफरिद घर की झलक देख रहे हैं बल्कि इसके मालिक और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने फिर इसमें गुफ्तगू भी की है, और वो शख्सियत जो इस तख्लीक के पीछे असल मास्टरमाइंड है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने वजाहत करते हुए बताया कि इस विला को तामीर करने के बजाय प्रिंट किया गया है, और उन्होंने कहा कि हमारे पास वाकई एक बहुत बड़ा प्रिंटर है जिसे हमने इस मखसूस प्लॉट पर इस्तेमाल किया। ये प्रिंटर कंक्रीट को तय दर तय पंप करता है और फिर हर परत डिज़ाइन के मुताबिक तरतीब दी जाती है। इस अमल से दीवारें तश्कील पाती हैं, हर परत अगली परत की बुनियाद रखती है और यूं ये मुकम्मल ढांचा वजूद में आता है। कंपनी डायरेक्टर के मुताबिक 3D प्रिंटिंग में जो कंक्रीट इस्तेमाल किया गया है वो खुसूसी तौर पर डिज़ाइन शुदा है ताकि हर परत आसानी से एक दूसरे के साथ जुड़ सके और एक मजबूत और पायदार स्ट्रक्चर को बनाया जा सके। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि इस तरीके से वक्त की भी बचत होती है, साथ ही साथ हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो मटीरियल है वेस्ट हो रहा होता है उसकी भी बचत हो रही होती है और माहौलियाती असरात भी काफ़ी कम हो जाते हैं। इस वीडियो में दिखाया गया कि घर सिर्फ एक टेक्निकल कारनामा नहीं है बल्कि मुस्तकबिल की तामीरात की एक झलक भी है, और एक ऐसा मुस्तकबिल जहां मकानात सस्ते भी होंगे, तेज़ रफ्तारी से बनाए जा सकते हैं, माहौल दोस्त तरीके से उनकी तैयारी होगी। ये पहला 3D प्रिंटेड विला इस बात का सबूत है कि अगर ख्वाब देखने की हिम्मत हो और टेक्नोलॉजी का आप दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम तामीरात की दुनिया में भी वो कुछ कर सकते हैं जिसका कभी सिर्फ तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। एक खूबसूरत शाहकार, एक खूबसूरत बिल्डिंग जिसका नमूना हमने आपके सामने भी पेश किया है। बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस घर को बनाया गया, डिज़ाइन किया गया, वक्त की इसमें बचत हुई,
मटेरियल की इसमें बचत हुई है, कॉस्ट इफेक्टिव ये घर होंगे और बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया, मैन्युफैक्चर किया गया। और इस तरह से हमने देखा कि इस तरह की जो वीडियोज़ होती हैं सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल भी होती हैं। आपका इस वीडियो के हवाले से क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ, इंशाअल्लाह मंडे को आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।